जय हिंद दोस्तों। आज जीएस की श्रृंखला में आज भारतीय संविधान की लुसेंट का पॉइंट टू पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे। जहाँ भी मेन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे, टिक करेंगे, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तो भारतीय संविधान के शुरू का करने से पहले देखते हैं हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, मानी किसी इतिहास क्या है। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। ये दोनों युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से जीत गया और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कस लिया। इस शासन के अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज ने क्या किया कि समय समय पर एक्ट पारित किया, और यही एक्ट जो है भारतीय कानून का, चाहे संविधान का विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो सबसे पहले आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना कौन एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई और प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता भी मिला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ से इंपोर्टेंट थोड़ा कुछ पॉइंट है इसमें। पहले देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल न कर दिया गया। मतलब पहले गवर्नर होते थे, उसके बाद अब गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया, और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। कौन एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसका मतलब कि गवर्नर जनरल प्रथम पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर पूछेगा बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग। इसके एक के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, सब मिल के। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो इसका याद करने के लिए है चेलिया। क्या है? चेलिया, चेलिया, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड है। तो एक गवर्नर जनरल, मुख्य गवर्नर जनरल हो गया, 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। तो मुख्य गवर्नर जनरल सर एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड हो गए हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को, इसके तहत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो जो भी कर्मचारी, उसके निजी व्यापार नहीं करना है भारत में, और भारत के लोग जो भी उपहार देंगे चाहे रिश्वत देंगे उस पर रोक लगा दिया गया। 5 में है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ऐसे भारत में इसे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को, जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए ऐसी एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो हम दो पढ़ लिए, 1773 और 1781। अब आई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस एक्ट में क्या हो गया कि दोहरे प्रशासन, मान इसमें दोहरे प्रशासन की प्रारंभ हुआ। कौन? 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट में। दोहरा प्रशासन कौन कौन? तो पहला में हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामलों के लिए, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक मामलों के लिए। अब 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 के चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि राजस्व के देने पर ही व्यवस्था कर दिया, माने भारतीय राजस्व से ही देनेंगे। सबसे पहले क्या किया? 1773 में क्या कर दिया था कि भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं लेगा। और उसके बाद अब क्या कर दिया 1793 में कि जो भी सदस्य होंगे
नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी के सबके वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम आई है। इस अधिनियम में क्या है कि मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीन लिया गया। माने कंपनी का जो भी अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो प्राप्त था कंपनी को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। केवल चीन और पूर्वी देशों के साथ क्या चीज़ के लिए? चाय के संबंध में। और ये कुछ सीमाओं के अधीन कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब एक अधिकार खत्म हो गया भारतीय व्यापारिक मामलों में, तो सब ब्रिटिश नागरिक को कोई भी आके व्यापार करेगा तो भारत से व्यापार खोल दिया। 1813 से पहले ईसाइयों को, पादरियों को, ईसाई जो पादरी थे उसको भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाइयों को, पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। अब ये 1833 के चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब 20 साल तक था और 20 साल पूर्व गया 1833 में, तो इसका मतलब व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब कंपनी का कार्य क्या हो गया? केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। व्यापार खत्म, अब क्या करेगा? उस शासन करेगा। देखिए धीरे धीरे शिकंजा कैसे कस रहा है। बंगाल के गवर्नर जनरल को, और 1833 में मेन इंपॉर्टेंट क्या है? 3 नंबर इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसको क्या कह दिया? भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 4 में कहता है कि बम्बई तथा मद्रास के परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 5 में कहता है विधि परामर्श से तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किया गया। अब 6 में देखिए कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया? विधि विरुद्ध घोषित किया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 7 में कहता है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का बंद किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध के पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9 में क्या कहता है कि भारतीय कानून को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था किया गया। 1833 में विधि आयोग आया और एक बजट भी कौन आया? 1833 में आया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो विधि आयोग का व्यवस्था किस में किया गया? 1833 के चार्टर ए के तहत। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग गठन हुआ। अब 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का चार्टर अधिनियम देखिए। अब 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, तो क्या विशेषता है? तो 1 नंबर में देखिए कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो नामजदगी का सिद्धांत था, इस अधिनियम के तहत सेवाओं में जो नामजदगी माने कि सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो हमारा नाम बड़का है, हमारे बाबा का नाम बड़का है, तो बाबा कह देलखिन तो हो गई नौकरी, तो उन नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद, परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। तो 1853 में क्या किया गया? 1853 में सबसे पहले कहा गया कि नामजदगी का सिद्धांत खत्म करके और प्रतियोगिता परीक्षा से आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा में क्या कहते हैं? अधिनियम के द्वारा दूसरा में कहता है कि गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत 6 नए पार्षद को जोड़ा गया जिसे विधान परिषद कहा गया। अब देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम क्या था? 1857 में प्लासी का युद्ध 1857 में जो युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध जो हुआ था, इस अधिनियम की विशेषता क्या है? तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।
तब इसमें क्या किया, 1757 में जो युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ, इसका अंग्रेज़ का बागडोर पूरा खराब हो गया। तो अब क्या किया कि जितना भी शासन कंपनी से डायरेक्ट कहाँ चल गया, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब भारत में क्या हुआ, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 सदस्य को भारत परिषद का सृजन हुआ। इसमें 8 गो ब्रिटिश सरकार का और 7 गो कंपनी का सदस्य निदेशक था। ठीक ना, 15 सदस्य का एगो बना भारत परिषद, जिसमें 8 गो ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 गो सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 4 में है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अब भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। जब कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन में चला गया तो अब डायरेक्ट ब्रिटिश संसद में न चला गया, तो उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। 5 में कहता है कि मुगल सम्राट के पद को, इंपॉर्टेंट, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया कौन अधिनियम के तहत, चाहे कौन एक्ट के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आया था कौन सा नियम में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में आया था, और इसको ख़त्म कर दिया गया था 1858 में। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या कहता है कि वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसी में 1898 ही जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे अब भारत का वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसीलिए अगर पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल, अगर अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय तो कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग हो गया। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दो में क्या विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कौन एक्ट के तहत, 1861 के तहत। इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान किया गया 1861 में किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है, अवधि कितना आता था, 6 महीना आता था। अभी कितना है, 6 सप्ताह। अभी कितना है, 6 सप्ताह। ठीक है। अब देखिए 4 में कहता है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 5 में कहता है इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब कानून बनाने की प्रक्रिया में कौन, भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे 1861 के तहत। अब वायसराय कुछ भारतीय को विस्तार परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1862 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय थे जो विधानसभा में मनोनीत किया। तो कौन कौन थे, तब बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 3 को थे, तब बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वही 1873 दो और एक्ट है, पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग कर जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया, कौन था, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1892 में। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया।
बजट तो पेश कर सकते, लेकिन उससे प्रश्न पूछने की शक्ति जो है 1892 में दिया गया। कब दिया गया? 1892 में दिया गया। अब भाई 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मीटो सुधार कहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।